सो हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 जैन शिफ्ट 1 में आए हुए फिजिक्स के सवालों को। राइट तो जैसे कि आप हर जगह देख रहे हो कि 28 जैन का जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा टफ था, टफेस्ट शिफ्ट था। ऑलमोस्ट तीनों ही पेपर अच्छे लेवल के थे। राइट ठीक है, यस। एंड इसमें पूरी तरीके से सच्चाई भी है, बिल्कुल सही बात है। बट अगर हम फिजिक्स के सेक्शन की बात करें बेटा, यस इट वाज मॉडरेट टू टफ। राइट बट टफ था बेटा उस पेपर के सिनेरियो में। अगर यही सवाल आप अलग से सॉल्व करने जाते हो तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत ही आसानी के साथ कर लोगे। एंड घर आके आपने ये सारी चीजें चेक भी की होंगी। राइट ठीक है, बट फिर भी आज हम उन सवालों को देखते हैं। राइट पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। आई होप आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई सवाल इतने भी ज्यादा टफ नहीं थे। यस, गिवन द टाइम एंड सिचुएशन, पेपर के हिसाब से द पेपर वाज मॉडरेट टू टफ। क्लियर है? नए हो चैनल पर अभी सब्सक्राइब करो। एंड अगर पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो एंड तक देखना। राइट दो सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे, बट बेटा हमने उन सभी टॉपिक्स को क्लास में ही कवर कर लिया था, तो आप लोगों को ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई होगी, आई होप। राइट जैसे बीटा माइनस डीके का एक सवाल था, वो भी अपन ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। क्लियर है? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। द क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट यहाँ पर अपने को ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट ढूंढना है। तो बेटा जहां जहां पर भी प्लेन वायर है, हमें ये पता है कि जब तक वो वायर खत्म नहीं होती है, ये सभी सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होते हैं। राइट अगर हम बात करें, देख रहे हो, तो इसीलिए मैंने ब्लैक ए टर्मिनल से लेफ्ट साइड से शुरू किया है। तो हर जगह जहां पर वो वायर एक्सटेंड करी है, वहां पर मैंने ए टर्मिनल और बी टर्मिनल को बनाया। राइट तो देख रहे हो आप, अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं आपको, ये भी क्लास नोट से सीधा सीधा आया हुआ सवाल है। राइट ठीक है, तो जिन्होंने क्लास नोट्स बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किए तो उनके लिए तो बहुत ही रिलेटिवली मॉडरेट टू इजी पेपर ही रहा होगा। तो देख रहे हो, ए टर्मिनल यहां से एक्सटेंड करके यहां तक भी आपको ए पोटेंशियल ही मिलेगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल ए है। राइट सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से शुरू करूं तो ये पूरी वायर बेटा यहाँ पर पोटेंशियल बी ही है। तो इस तरीके से मैंने सभी पॉइंट्स में ए और बी को मार्क कर दिया। क्लियर है बेटा? तो फाइनल डायग्राम से आप देख सकते हो हर एक रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट्स के बीच में ही लाई कर रहा है। आई एम रीड्रॉइंग द डायग्राम। राइट पहले ए और बी पॉइंट्स में एक रेजिस्टेंस है, उसको काट दिया। बीच में अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे वो भी ए और बी पॉइंट के बीच में, उसको भी काट दिया। राइट तीसरा रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में है। इसका मतलब तीन ऐसे रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है ए और बी टर्मिनल्स के बीच में। राइट एंड सबका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज r/3। राइट तो आर रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में लगे होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो आर इक्विवेलेंट इज r/n। राइट तो यहाँ पर r की वैल्यू r/3 है, n की वैल्यू भी 3 है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी r/3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज r/9। आई होप ये बहुत ही इजी सवाल लगा होगा। राइट ये सवाल इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस भी करते हो तो ध्यान रखना, जहां जहां पर प्लेन वायर है वहां वहां पर पोटेंशियल बेटा सेम ही रहेगा। क्लियर है? ये ट्रिक वहां पर भी काम आती है, नोडल एनालिसिस। जब आप केसीएल लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो वहां पर भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? इजी लगा सवाल? राइट यस। क्वेश्चन नंबर 2, ये इस सवाल के ऊपर काफी ज्यादा वाद विवाद है। राइट कि यूनिफॉर्म वायर है, राइट अलोंग द वाई एक्सिस है कि तीनों एक्सिस के ऊपर है। क्लियर है? तो इसके ऊपर बेटा हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हालांकि अच्छे सवालों के कैटेगरी में आता है, बट फिर भी जब क्लियर डेटा ऑब्टेन मुझे होगा तब मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो डाल के राइट बना के डाल दूंगा 5 से 6 मिनट का। क्लियर है? उसमें हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को रहने दे रहे हैं। क्लियर है? राइट है ना? गलत चीजें पढ़ने से अच्छा है कि हम उस चीज को सही तरीके से बाद में पढ़ ले। राइट मैक्सिमम चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ गलत तरीके से उसको कुछ भी सॉल्व करके फाइनली कंक्लूजन कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा है, तो हम उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ता है। बोला गया था कि वी आर एम एस राइट वर्सेस टी का यहाँ पर कर्व बनाना है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हमें पता है वी आर एम एस इज √3 RT/m। राइट स्क्वायर करेंगे तो पता चलता है वी आर एम एस का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। दैट मीन्स y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। y के किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो ये जो कर्व है वो ऐसा निकल के आता है। हाँ नीचे भी ये एक्सटेंड होगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास अवेलेबल नहीं था।
क्लियर है, स्क्वायर रूट जो है बेसिकली वो पॉजिटिव ही आएगा, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, सिर्फ ऊपर ही ये वैलिड होगा, ऊपर वाला कर्व ही यहाँ पर वैलिड है, एंड यही गिवन ऑप्शन सही भी था। ऑप्शंस हम यहाँ पर नहीं ले रहे, सीधे सीधे हम सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ता है जल्दी से। यस, राइट, अगेन ये सवाल हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया है जब मैंने बीटा माइनस का इंट्रोडक्शन दिया था। याद करो, बीटा माइनस को याद रखने की मैंने ट्रिक भी बताई थी बढ़िया तरीके से कि बीटा माइनस में क्या होता है बेटा, एन बाय एन एन बाय पी रेशियो जो है वो घट जाता है, राइट। एन बाय पी रेशियो या एन बाय जेड रेशियो जो है वो यहाँ पर घट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होता है, राइट। एंड ये जो न्यूक्लियस है ये स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर वाले अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं जो अपना एन बाय जेड रेशियो घटा के स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर आ जाता है। क्लियर है? अगर आपको वो चीजें नहीं भी पता है फिर भी आप सोच सकते हैं, देखो न्यूट्रॉन तो एक बेटा न्यूट्रल चीज है, तो अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन ही रहा है जो कि चारों ऑप्शन में बन रहा है, राइट, ठीक है, फिर भी प्रोटॉन अगर बन रहा है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो नलिफाई करने के लिए प्रोटॉन के साथ और एक जो टर्म बनेगा दैट वुड हैव बीन इलेक्ट्रॉन ओनली। इसका मतलब आप देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर सी है ना ऑप्शन नंबर डी है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि उनमें तो बेटा पॉजिट्रॉन है। क्लियर है, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन के साथ जो टर्म आएगा दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, राइट। सर इसकी क्या ट्रिक है, इसको कैसे याद रखें, ये भी मैं बता रहा हूं। देखो न्यूट्रॉन घट रहा है, न्यूट्रॉन कम हो रहा है, राइट। अगर न्यूट्रॉन कम हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर हम न्यूट्रॉन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है? इसके रीजनिंग में मैं नहीं जा रहा, ये बस याद करने की ट्रिक है बेटा। क्लियर है, राइट। अगर आपको पूरी रीजनिंग चाहिए कि ये बीटा डी के कैसे होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम अल्फा बीटा गामा डी के वो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखने की ट्रिक समझ में आई है ना। बीटा माइनस में एन से न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, एन बाय जेड रेशियो या एन बाय पी रेशियो घट जाता है, न्यूट्रॉन कम हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो जो पार्टिकल बनेगा दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? क्या ये चीज क्लियर है? बीटा प्लस डीके में इसका वाइसे वर्सा होगा, राइट। वो भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो, वहां पर न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? एंड वहां पर एन बाय जेड रेशियो बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो कोई भी एक चीज याद रखो, बाकी की चीजें एज इट इज याद हो जाती है। चलो लेट्स गो ऑन अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन सेज दैट दो डिस्क अपने पास है सेम मटेरियल के, सेम मटेरियल का मतलब क्या है बेटा? उनका सिग्मा सेम है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज नथिंग बट द सरफेस मास डेंसिटी, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। क्लियर है? आई होप ये चीजें सब लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, राइट। आगे बढ़ता है, बोला जा रहा है कि दो डिस्क जो सेम मटेरियल से बने हैं उनका रेडियस R1 और R2 है, सच दैट R2 दो गुना है R1 के। बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अपॉन I2, राइट। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर स्फीयर है, तो स्फीयर के साथ में कर लेना, कोई उसमें खास बात नहीं है, इजी सवाल है बेटा ये। हम डिस्क के साथ कर लेते हैं, राइट। मेमोरी बेस्ड डेटा है तो जो मिला अपन उसी से काम चला रहा है, राइट। अब स्फीयर के साथ कर लेना, कंसेप्ट तो समझ लो। क्लियर है? बोला जा रहा है यहाँ पर सिग्मा सेम है, राइट। दो डिस्क है जिनका सिग्मा सेम है, तो अगर सिग्मा सेम है एंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रहा है, क्या इसने एक्सेस को मेंशन किया है? नहीं। मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया उन्होंने ये बोला कि सर एक्सेस तो मेंशन ही नहीं है। अरे तो एक्सेस की जरूरत ही क्या है बेटा? मान लो कोई भी रैंडम एक्सेस है तो I इज इक्वल टू के mr स्क्वायर सम कांस्टेंट टाइम्स mr स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा एंड जाहिर सी बात है दोनों को कंपेयर करना है तो एक्सेस भी सेम ही रहेगी, राइट। यहाँ पर के कोई भी रैंडम कांस्टेंट है। मास को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा दैट इज सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस का स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल था। मास खुद किसके प्रोपोर्शनल है? मास खुद प्रोपोर्शनल है r की पावर 2 के। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? मास एंड r स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास खुद राइट सिग्मा पाई r स्क्वायर है, सिग्मा और पाई तो कांस्टेंट है, मास खुद r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। क्या ये चीज क्लियर है? राइट।
है ना, I1/I2 विल बी प्रोपोर्शनल, राइट, I1/I2 का जो रेशियो है दैट इज R1/R2 टू द पावर 4, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद R2 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 2R1 से, तो फाइनल जो आपका आंसर आता है दैट इज 1/2 होल टू द पावर 4, आंसर निकल के आएगा 1/16। सोल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हो, बहुत ही अगेन इजी सवाल था, क्लियर है। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे बेटा, बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते एंड इजी क्वेश्चंस को टारगेट करते, फिर भी आपका एक डिसेंट सा स्कोर बनना चाहिए। इस पर्टिकुलर पेपर में जो डिसेंट सा स्कोर होगा दैट विल बी अबाउट 60 to 70 मार्क्स। अगर 60 से 70 मार्क्स आपका आ रहा है तो बहुत ही अच्छी जगह पर हो, 70 से ऊपर है तब तो आपने मतलब बहुत ही राइट बढ़िया पेपर अटेम्प्ट किया, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्लियर है बेटा। आगे बढ़ता है, राइट। तो देख रहे हो सभी सवाल आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, सभी सवालों में सभी सवाल डुएबल भी लग रहे होंगे, ऐसा कोई भी खास अलग सा राइट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हालांकि एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है कि अगर आपने बीटा डीके एंड कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है या एडवांस के लिए छोड़ दिया होगा तो आपका नुकसान हुआ है, एंड दैट इज कंप्लीटली अग्रीबल। उन बच्चों के लिए पेपर तो सिर्फ 92 मार्क्स का रह गया, तो दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। यस, एनटीए की गलती है, उसमें कोई दोहराए नहीं है बेटा, बट अगली बार कि जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं एंड अगर आप ड्रॉप लोगे इन फ्यूचर तो ध्यान रखना बेटा, कुछ भी अपने को छोड़ना ही नहीं है, क्लियर है। एनटीए के सिलेबस के भरोसे नहीं छोड़ना है, जितना मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं अपन करेंगे, राइट। क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हो समय ही समय होता है, एक दो एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी अपन पढ़ ले तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्लियर है। कोई भी सिलेबस ये आया, राइट, मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं कौन सा सिलेबस ऐड हुआ है, कौन सा डिलीटेड सेक्शन है, भाई सब पढ़ लेना है। अपने को टॉप रैंक की अगर तैयारी करनी है तो जेईई एडवांस का पेपर क्रैक करना है, एंड जेईई एडवांस के सिलेबस में तो सारे टॉपिक्स है, तो हमें सभी चीजें पढ़नी है बेटा, क्लियर है। अगली बार ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड सभी टीचर्स को भी मैं बोलूंगा आप भी उस प्रोसेस में ना फंसे कि बाकी के टॉपिक्स हम जेईई मेंस की बात कर लेंगे, क्लियर है। तो दोनों के लिए ये लर्निंग है। Next, question number 6 says that the dimensional quantity of the following given data is, right, modulus of rigidity divided by torque का जो dimension है वो दिया गया था m to the power 0, l to the power -3 and t to the power c। तो यहाँ पर अपने को इस सवाल में पूछा गया था इस c की क्या वैल्यू होगी, क्लियर है बेटा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी याद करो, इसके कौन कौन भाई थे, भाई मतलब जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं, राइट, तो उन क्वांटिटीज को मैं भाई बोलता हूँ, राइट। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कौन कौन भाई है, प्रेशर भाई है, याद करो। उसके बाद इसका भाई स्ट्रेस है, इसका भाई यंग्स मॉडुलस है, इसका भाई बल्क मॉडुलस भी है, राइट। ये सभी वो क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम निकल के आता है, राइट। तो अगर आपको ये भाइयों भाइयों वाला रिलेशन याद है, राइट, अगर याद नहीं था तो आज मैंने सिखा दिया, ओके, याद रखना। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो डायमेंशन है इट इज सेम एज स्ट्रेस, इट इज सेम एज यंग्स मॉडुलस, इट इज सेम एज बल्क मॉडुलस, क्लियर है, इट इज सेम एज प्रेशर। सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से लिख के भी रखा है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t to the power -2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। तो यहाँ से आपको रिजिडिटी मॉडुलस का डायमेंशन मिल गया, नीचे आपको टॉर्क का डायमेंशन मिल जाएगा, राइट, दैट इज l इंटू, राइट, r क्रॉस f बोल सकते हैं, तो l इंटू फोर्स दैट इज ml t to the power -2, तो उसका डायमेंशन आ गया। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो अपने को जो फाइनल क्वांटिटी निकल के आती है दैट इज m0, राइट, l to the power -3 t to the power 0। तो ये जो 0 है बेटा यही तो अपने c की वैल्यू थी। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 सेज। यहाँ पर बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल कंटेनर है, उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, क्लियर है। इस पर्टिकुलर वेसल के बॉटम में रखा गया है एक कॉइन, क्लियर है, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। बोला गया है फाइंड लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, इफ कॉइन इज विजिबल टू एन ऑब्जर्वर एट ई, क्लियर है। अगर ई पोजीशन पर भी ऑब्जर्वर को अपना कॉइन दिखाई दे रहा है तो व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को आपके लिए जूम कर देता हूं, क्लियर है बेटा, राइट। तो यहां पर हमें पता है कि पूरा जो बाउल है वो म्यू लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भरा हुआ है। अब बोला गया है कि ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पर ई पोजीशन पे उसको भी वो कॉइन दिखाई दे रहा है, क्लियर है, राइट। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू।
By Snell's law, what do we know that? We know that mu sin theta is equal to constant, right? तो बेसिकली अगर अपने को म्यू की वैल्यू लीस्ट चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या चाहिए बेटा यहाँ पर मैक्सिमम। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका मतलब थीटा की वैल्यू सर 90 ले लो। अरे बेटा ऐसा नहीं होता, क्लियर है। गिवन सर्कमस्टांसेस पे, प्रैक्टिकल सवाल है, गिवन सर्कमस्टांसेस पे थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये ढूंढना है अपने को, क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इस सवाल में देख सकते हैं, राइट, दिस पर्टिकुलर मीडियम इज अ डेंसर मीडियम एंड जो बाहर हवा है दैट इज अ रेयर मीडियम। लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पर जूम कर लूं तो बेटा लाइट कैसे जा रही होगी, अगर मैं मान लूं यहाँ पर अगर लाइट ऐसी है तो ये बाहर चली जाएगी। थोड़ा सा अगर मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं तो उस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा ये चीज, राइट। देखो जितना छोटा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रखूंगा उतना वो कम डिवेट होगा, जितना मैं ज्यादा रखूंगा उतना वो ज्यादा डिवेट होगा। जैसे मैंने अब 3 रेज ड्रॉ करके दिखाई है, तो अपने हाथ में बेटा जो मैक्सिमम एंड पॉइंट है कंटेनर का, क्या वही मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, राइट, एंड वही मेरे लिए मैक्सिमम भी होगा। तो ज्योमेट्री में आप जरा उस ब्लू लाइन को देखना, क्लियर है। चाहिए तो मैं इस चीज को हाईलाइट भी कर देता हूं, इस वाली रे को देखना बेटा, क्लियर है। वो रे इंसिडेंट है एंड ग्रेस करते हुए ऑब्जर्वर के आंखों में पहुंच रही है, क्लियर है। इसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, राइट, ठीक है। एंड उसके बाद बेसिक ज्योमेट्री बचती है, दैट इज नथिंग बट ये वाला डिस्टेंस आर, ये वाला डिस्टेंस आर। तो यहां पर जो एंगल बचेगा दैट हैज टू बी 45 डिग्री, क्लियर है। एंड अगर ऐसा है तो यहां पर जो मैंने नॉर्मल बनाई है दैट इज एन, उसके साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल थीटा हियर। क्या ये बेटा आपको समझ में आया? तो थीटा इज इक्वल टू 45 के साथ हम यहाँ पर लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, राइट। जैसे आप राइट साइड में देख सकते हो म्यू साइन 45 इज इक्वल टू 1 साइन 90, म्यू की वैल्यू कम्स आउट टू बी √2 एंड यही बेटा आपका सही ऑप्शन था, राइट। सही आंसर भी यही है, क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा यहाँ पर इमेजिनेशन क्रिएटिविटी वाला ये सवाल था, बाकी सवाल में ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं था। क्या ये आप सभी लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वी हैव स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, राइट, हैविंग सेम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब जो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है दैट इज सेम, क्लियर है। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट एडजेसेंट कॉर्नर्स। अब जब यहाँ पर एडजेसेंट कॉर्नर्स की बात कर रहा है तो हम कोई भी 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्क्वायर वाले फिगर में इस तरीके से लिया है, दूसरे पर्टिकुलर फिगर में मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, राइट। अपने को पता है कि स्क्वायर का जो साइड है दैट इज a/4, ट्रायंगल का जो साइड है दैट इज a/3। तो अगर आप टोटल लेंथ की बात करो तो स्क्वायर के केस में 4 टाइम्स a/4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a। अगर हम बात करें ट्रायंगल की, राइट, तो वहां पर भी a/3 निकल के आता है, राइट। तो टोटल लेंथ कम्स आउट टू बी 3 इंटू a/3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a, क्लियर है बेटा। तो अगर हमारे पास दोनों का टोटल लेंथ a है, राइट, तो लेट मी टेल यू, राइट, उसका हम लोग करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मान लेते हैं r, राइट। तो यहां पर a लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज r ओम। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं है, r ओम है बेटा। क्या चीज क्लियर है? यह चीज क्लियर है, राइट। लेट्स सपोज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्बडा, तो a इंटू लैम्बडा की जो वैल्यू है दैट इज r। हालांकि इस लैम्बडा का कोई भी काम अपने को नहीं आने वाला है, ध्यान रखना कैसे। अगर बेटा ये पूछ रहा है कोई भी 2 एडजेसेंट साइड, राइट, उसके अक्रॉस अपने को ढूंढना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो देखो रेजिस्टेंस डिवाइड कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि R इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो A लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है R, राइट। तो a/4 का कितना हो जाएगा दैट इज r/4। इसका मतलब एक साइड का जो रेजिस्टेंस है स्क्वायर के लिए दैट इज r/4। सिमिलरली, राइट, एक साइड के लिए जो ट्रायंगल का रेजिस्टेंस है दैट इज r/3, क्लियर है। तो बचा हुआ लेंथ क्या हो जाएगा, बचे हुए लेंथ का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3r/4, राइट। अब सर आप पूछोगे सर ऐसे क्यों डिवाइड कर रहे हो? अरे सिंपल ना, राइट। जब हम 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स लेते हैं तो एक लेंथ तो वैसे ही फंसा हुआ रेजिस्टेंस है, तो बाकी जो बचे हुए साइड्स है क्या उनका रेजिस्टेंस ऐड नहीं हो जाएगा? क्या वो सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में नहीं आ जाएंगे? क्लियर है।
तो यहाँ पर जो बाकी बचे हुए साइड्स है, 3 साइड्स है, तो 3 into 3 r/4 दैट इज 3r/4। ये हो गया एक रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है r/4, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, राइट, दैट इज 3r/4, इट इज इन पैरेलल विथ r/4। सिमिलरली ट्रायंगल के लिए एक साइड का रेजिस्टेंस है r/3, जो दो बचे हुए साइड्स है उनका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2r/3, एंड जो अपना r इक्विवेलेंट है दैट इज 2r/3 इज इन पैरेलल विथ r/3। क्लियर है? तो आप देख सकते हो नीचे कैलकुलेशन अब बाकी है, बाकी सब अपन ने गेम ओवर कर दिया। कैलकुलेशन को भी मैंने सिंप्लीफाइड वे में करने का तरीका यहाँ पर बताया कि स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें, मैंने उस वेरिएबल को लिखा है r इक्विवेलेंट 1 दैट इज r/4 पैरेलल विथ 3r/4। r/4 को मैंने x मान लिया, तो बचा हुआ टर्म 3x है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, यही तरीका होता है। तो x के फॉर्म में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। स्क्वायर के लिए आंसर निकल के आया 3r/16, राइट। ट्रायंगल के लिए निकल के आया 2r/9। कैलकुलेशन जरूर चेकआउट करें, तरीका देखो सिंप्लीफाई करने का, किस तरीके से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है, राइट। दोनों का रेशियो निकल के आंसर आता है 27/32। क्लियर है बेटा? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, राइट। इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी, ऑप्शंस भी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक गंदे से थे, बट जो क्वेश्चन है रिलेटिवली मॉडरेट था। देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। एक स्मूथ रिंग अवेलेबल है जिसका रेडियस आर है। अब बेटा स्मूथ रिंग की जब ये बात कर रहा है दैट मींस नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। क्लियर है, राइट। एक स्मूथ रिंग है जिसका रेडियस आर है। नेक्स्ट वी हैव अ स्प्रिंग जिसका नेचुरल लेंथ है आर, राइट। इसका मतलब जितना स्मूथ रिंग का रेडियस है that is the natural length of R, that is the natural length of the spring। क्लियर है? उसके बाद स्प्रिंग से अटैच है एक बीड जिसका मास है m, राइट। स्प्रिंग के मास के बारे में कोई चीज नहीं बताई गई, तो बाय डिफॉल्ट द स्प्रिंग इज एन आइडियल स्प्रिंग, इट इज अ मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k, राइट। इस सवाल में बोला गया था कि अगर बीड पॉइंट ए से बी जा रही है एंड ए से हमने हल्का सा उसको झटका दिया है, जेंटली पुश किया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 ही है। तो बी पॉइंट पर आने पर उसकी कितनी वेलोसिटी रही होगी, राइट। दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी पूछा गया है। तो यहाँ पर अपने को कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ पर सिंपली ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्लास में सॉल्व किया है। बस मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वेरिएबल बहुत ज्यादा है। क्लियर है, राइट। तो यहाँ पर हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? इट सेज दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कौन कौन काम कर रहा है? बीड के पास मास है तो उसका mg होगा, तो वर्क डन बाय mg, राइट, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, राइट, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर वर्क डन बाय नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा 0 आ जाता है बेटा। क्लियर है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं ना वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो तो ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग को हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं बेटा? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स देता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग है बेटा दैट इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। आई होप ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है, राइट। एंड डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमें ये भी पता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द एलोंगेशन, राइट। ये नेचुरल लेंथ के वजह से नहीं होता है, ये जो एलोंगेटेड लेंथ है स्प्रिंग का उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो ए पॉइंट पर अगर हम बात करें बेटा तो देख रहे हो स्प्रिंग पूरा का पूरा डायमीटर कवर कर रहा है, बट उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? r, बट ये कितने पोजीशन पे है? 2r। इसका मतलब कितना स्प्रिंग खिंचा हुआ है? दैट इज r, राइट। तो यहां पर मैंने एलोंगेशन को लिख के रखा है ब्लैक कलर में, आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। दैट इज नथिंग बट xa व्हिच इज द एलोंगेशन एट पॉइंट a दैट कम्स आउट टू बी r। क्लियर है बेटा? क्लियर है। अच्छा, बी पॉइंट पे अगर हम देखें राइट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग करेंटली? ठीक है, देख सकते हो ये दूरी r है, हॉरिजॉन्टल दूरी r है, तो स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट कम्स आउट टू बी √2r। क्लियर है? इसका मतलब √2r अब उसकी फिलहाल लेंथ है। इसमें से अगर हमें इलोंगेशन निकालना है तो माइनस कर दो r, तो इलोंगेशन एट पॉइंट बी कम्स आउट टू बी √2 - 1 × r। क्या हमने बेटा इलोंगेशन निकाल लिए?
राइट, बी उसका फाइनल पॉइंट है एंड ए उसका इनिशियल पॉइंट है। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। तो अगर हम नीचे करें तो वहां पर मैंने लिख भी दिया है, इस पर्टिकुलर स्टेप को देखना बेटा, ठीक है, कि एम जी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, दैट इज एम जी मल्टीप्लाइड बाय आर, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट। वर्क डन बाय स्प्रिंग को उसको मैंने माइनस डेल्टा यू लिखा, राइट, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा इनिशियल तो जीरो था ना, तो माइनस जीरो भी लिख दो, लो क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो माइनस तो शगुन का जो बाय डेफिनेशन आता है तो वो बाहर ले लिया, हाफ के ये भी कॉमन है तो उसको भी मैंने यहां पर बाहर ले लिया है, राइट। दैट इज उसके बाद जो आता है दैट इज एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। एक्स फाइनल कितना था, बी पॉइंट पे जो इलोंगेशन है दैट इज √2 - 1 इंटू आर, उसका स्क्वायर यहां पर आ रहा है √2 - 1 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर माइनस इनिशियल एलोंगेशन का स्क्वायर। क्लियर है, राइट। आई होप ये टर्म्स आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं, राइट। अगर हम आगे जाए, प्रोसीड करें कैलकुलेशन के साथ, तो हमें ये वाली स्टेप मिल जाती है। इसमें भी कोई खास बात नहीं है, जो √2 - 1 वाला टर्म है उसको मैंने बेटा एक्सपांड कर दिया खोल के, राइट। जो भी कट रहे थे टर्म्स उनको कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है। अच्छा, आगे अगर हम जाए, राइट, इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2/m से, राइट। अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2/m से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें यहाँ पर v स्क्वायर का एक अजीब सा टर्म देखने को मिलता है। अजीब इसीलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। क्लियर है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो निकल के आती है दैट इज 2mgr + 2kr² इंटू √2 - 1 अपॉन m का अंडर रूट। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? अब देखने में तो ये गंदा लग रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन देख के इस सवाल को छोड़ दिया होगा, बट असल में ये बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं था। सो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 10, आज के डिस्कशन वीडियो का आखिरी सवाल, राइट। लॉजिक गेट से यहाँ पर सवाल था, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पर इनपुट दिए गए, हमें इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सर्किट का मिनिएचराइज सर्किट डायग्राम बनाना था। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बूलियन अलजेब्रा से इसका रिड्यूस एक्सप्रेशन निकालेंगे, राइट, एंड उसके करस्पॉन्डिंग मिनिएचराइज सर्किट डायग्राम भी बना लेंगे। क्लियर है बेटा। सो अगर मैं बात करूं, राइट, दो यहां पर अपने पास एंड गेट्स है, राइट, ठीक है। ये है एंड गेट नंबर 1, दूसरा है एंड गेट नंबर 2। क्लियर है। उन दोनों को जो इनपुट मिल रहा है वो ए और बी से सीधे सीधे आ रहा है, राइट। बीच में यहां पर नॉट गेट भी है। तो अगर मैं बात करूं पहले एंड गेट को, ए का तो एज इट इज इनपुट मिल रहा है, दूसरा जो बी का इनपुट है दैट इज इन्वर्ट होके मिल रहा है, दैट इज बी बार। क्लियर है। ए का जो इनपुट है वो भी एज इट इज मिल रहा है नीचे वाले एंड गेट को, एंड उसको बी का इनपुट भी एज इट इज मिल रहा है। क्लियर है, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें एंड गेट की, ए इंटू बी बार, यहां पर जो आउटपुट निकल के आता है दैट इज ए बी बार, राइट। नीचे वाला एंड गेट है ए इंटू बी, वहां पर जो आउटपुट निकल के आता है दैट इज ए बी। क्लियर है। एंड यहां पर जो गेट है दैट इज अ नॉर गेट। क्लियर है। अगर नॉर गेट की बात करें तो क्या होता है बेटा, पहले तो एडिशन कर लो एंड गेट से, राइट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो ए बी बार प्लस ए बी का होल बार। यहां पर आई होप सभी लोगों को ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, राइट। उसमें से अगर हम ए को कॉमन लेते हैं तो जो एक्सप्रेशन बचता है दैट इज ए इंटू बी प्लस बी बार, राइट, का होल बार। बी प्लस बी बार इज 1। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है, राइट। एंड फाइनल जो अपना एक्सप्रेशन निकल के आता है दैट इज ए बार। इसका मतलब बी को यहां पर अलग से इनपुट देने का कोई सेंस था ही नहीं। क्लियर है बेटा। तो यहां पर तो सिंपल ए इनपुट होना चाहिए, राइट, एंड एक नॉट गेट बनाना है, एक इन्वर्जन गेट बनाना है अपने को ए के लिए, राइट। ये कैसे पॉसिबल है, हमने बनाया है सिंपल नॉट गेट यूजिंग नैंड एंड नॉर। तो एक तो जो पॉसिबल सर्किट डायग्राम है वो ये है। क्लियर है। जहां पर इनपुट अगर ए है तो दैट इज ए बार। यहां पर हमने गेट को बनाया यूजिंग अ नैंड गेट। सिमिलरली हम लोग और एक चीज कर सकते हैं दैट इज दिस इज इनपुट इज ए, एंड यहां पर जो आउटपुट निकल के आता है दैट इज यूजिंग अ नॉर गेट, राइट, ठीक है, जिनके दोनों इनपुट्स ए है, एंड यहां पर जो आउटपुट निकल के आता है दैट इज अगेन ए बार। तो जो गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन था वो ये ऊपर वाला था, नीचे वाला सर्किट ऑप्शन का पार्ट था ही नहीं। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है बेटा। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि सारे ही क्वेश्चन डुएबल है,
क्लियर है? ऐसा कोई भी खतरनाक सा नॉट डूएबल सवाल नहीं था। हाँ, बस टाइम लिमिट आपको उस चीज का ध्यान रखना है, अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना है, ताकि आप कॉम्प्लेक्स सवालों को थोड़ा ज्यादा समय दे पाए। क्लियर है बेटा? राइट, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर सबके लिए टफ था, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से होगा। अपने को उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। क्लियर है? राइट, अटेम्प्ट टू जेईई एडवांस, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसके ऊपर लग जाओ, बोर्ड्स भी है, उसको भी बढ़िया तरीके से कवर करना है। ड्रॉपर्स प्योरली अटेम्प्ट टू एंड जेईई एडवांस के हिसाब से पढ़े। राइट, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। राइट, है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को। राइट, इस डिस्कशन का पार्ट 2 कल आ जाएगा। राइट, ठीक है, या परसों आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करते रहे। बाय बाय।